नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का आर ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज की वीडियो में हम लोग फिर आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हैं जो आपकी आर ओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जरूरी है कि उनसे जुड़ी हुई खास बातें आप लोग याद रखें। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की इस वीडियो में आपसे पूछे जाने हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारे पहले प्रश्न में कहा गया है कि क्रिस्टलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, क्रिस्टलीकरण के बारे में बात कर रहा है और दो स्टेटमेंट दे दी है। पहले में कह रहा है कि यह ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है और दूसरे में कह रहा है कि इसके माध्यम से शुद्ध ठोस का विलयन से पृथक्करण किया जाता है। तो देखिए, अब जो क्रिस्टलीकरण की बात यहाँ की गई है, क्रिस्टलीकरण जो एक विधि होती है, इसमें जनरली हम लोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है और ठोस पदार्थों को कैसे शुद्ध करेंगे? विलयन से शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है, बिल्कुल ठीक है। इसके माध्यम से शुद्ध ठोस का विलयन से पृथक्करण किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इससे हमें पता लग जाएगा कि शुद्ध ठोस कहाँ पर है और लिक्विड कहाँ पर है। तो उसको बहुत ही ईजिली हम लोग बांट सकते हैं और ये कहानी इस प्रकार की है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ठोस पदार्थों को शुद्ध करना ही करना है क्रिस्टलीकरण में। इसी के साथ साथ विलयन से पृथक्करण होगा तभी तो शुद्ध होगा ना। शुद्ध का मतलब क्या है कि भाई जो ठोस है वो एक तरफ हो जाओ और जो विलयन है, जो लिक्विड है, वो एक तरफ हो जाओ, काम खत्म। अपने आप पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, काम खत्म। ठीक है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी मतलब ये कि फिल्टर करने वाली बात है, वरना यहाँ पर ठोस को हमें जल से अलग करना है, लिक्विड से अलग करना है, वो वाली बात की गई। ठीक है, तो दोनों ही सही है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही होगा, उस हिसाब से उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए। याद रखिएगा, क्रिस्टलीकरण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं यहाँ से। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल में से बहुत बार नमक निकाला जाता है। अब जब नमक को निकालते हैं तो नमक में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जल वगैरह भी मिला होता है। वाष्पीकरण के बावजूद कई चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का ही इस्तेमाल करते हैं, ये सच्चाई होती है। वहीं इसके अलावा जैसे कि पानी के अंदर से हमें अगर चीज़ों को इस प्रकार से क्लियर करना हो तो उसमें फिटकरी के बार मिला दी जाती है। फिटकरी मिलाने से क्या होता है कि जो ठोस होता है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे ज़मीन पे बैठ जाते हैं। मतलब फ्लो भी, ग्लास है, कप है, उसमें सबसे नीचे तल पे आगे चिपक जाएंगे और लिक्विड लिक्विड ऊपर क्लियरली रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं सभी को? तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर ए हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या रहा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैप प्राय सड़क पर प्रकाश रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अब बाद में कहानी यहाँ आ गई है। मतलब सीधे सीधा कह रहा है कि भाई सड़कों पर सोडियम वाष्प लैप रखे तो जाते हैं, पर रखे क्यों जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ये बताना है। ये प्राय सस्ते होते हैं, क्या इसी वजह से रख दिए जाते हैं? इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और जल की बूंदों से गुजरते वक्त विभक्त नहीं होता, यानी कि बढ़ता नहीं है, क्या इस वजह से रखा जाता है? ये आंखों के लिए शीतल होते हैं, तो क्या इसलिए रखा जाता है? ये चमकदार रोशनी देते हैं, तो क्या इसलिए रखा जाता है? क्या इसके पीछे का रीजन है? तो देखिए, सोडियम वाष्प लैप को सड़क पर प्रकाश रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इनका जो प्रकाश होता है, पहली बात तो एक वर्णी होता है। अब एक वर्णी मतलब एक ही दिशा में जाएगा, एक ही प्रकार से निकलता जाएगा। और दूसरी खास बात यहाँ पर ये होती है कि जल की बूंदों से अगर ये गुजरेगा तो ये बटेगा नहीं, जल की बूंदों से भी ये उसी रूप में ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये इसकी सच्चाई होती है, तो इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी तो प्रकाश वगैरह देना, बाकी चीजें करना, ये काम इसका रहता ही है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है ऑक्सीकरण के बारे में। क्रिस्टलीकरण के बाद में ऑक्सीकरण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें अभिकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दो बातें उन्होंने कह दी। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण की कहानी कह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में जाएगा वो, है ना। कोई भी पदार्थ होगा वो ऑक्सीजन में जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, तभी तो चीजें होगी। अगर हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ाएं या चीजों में लगे रहें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ऑक्सीजन का ह्रास होगा? ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहला सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन अगर पदार्थ के अंदर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हाँ, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है आगे, तो ही कह सकती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे। ऑक्सीजन की ह्रास की स्थिति में हम लोग उसको क्या कहेंगे? अपचयन, उपचयन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अपचयन की प्रक्रिया उसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन अगर ह्रास होगा तो, और अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन बढ़ रही है। चीजें क्लियर है? अब कह रहा है कि इसमें अभिकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखो, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो त्याग करेगा,
और अगर अपचयन होगा तो ऐसी स्थिति में वो उसको धारण करेगा या ग्रहण करेगा, ये कहा जाता है। ठीक है, ये इसके पीछे का रीजन होता है। तो दोनों चीजें रखिएगा, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। ठीक है, चीजें क्लियर है, बढ़िया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, और दूसरा सही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, क्योंकि केवल दो ही हमारे पास में सही है, पहला जो है वो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वारेजिया की बात कर रहा है, कह रहा है कि दो कथन है, बताइए दोबारा से क्या मामला है। यह लाल नारंगी द्रव होता है, इसका प्रयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। दो बातें इसने कह दी है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि एक्वारेजिया होता क्या है। जितने लोगों को पता है वो इजी दे पाएंगे, जिनको नहीं पता उन्हें पहले समझना होगा कि एक्वारेजिया क्या है। तो देखिए, एक्वारेजिया दरअसल दो अलग अलग प्रकार के अम्लों को मिला के बनाया जाता है। इसमें एक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है इसके अंदर सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब ये दो अम्ल होते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों ही अम्लों के साथ क्या किया जाता है, 3:1 में इन अम्लों को आपस में मिलाया जाता है। तो जब इन अम्लों को आपस में मिलाते हैं तो उसके लिए जो कोड हम लोग प्रयोग करते हैं वो कोड कहलाता है HNO3। ठीक है, HNO3 और HNO3 प्लस करते हैं हम लोग इसको HCI से। तो ये कोड होता है इसका 3:1, इस प्रकार से बनता है। ये कोड याद रखिएगा। ठीक है, दोनों अम्लों के नाम भी याद रखिएगा। तो जब ये दोनों अम्लों को मिला करके हम लोग इस फॉर्मूले को पूरा करते हैं तो एक्वारेजिया हमें मिल जाता है। अब एक्वारेजिया होता कैसा है, तो देखिए जनरली इसको दो अलग अलग रंगों में देख सकते हैं। या तो ये लाल नारंगी देखने को मिलेगा या फिर ये पीत यानी कि पीला नारंगी देखने को मिलता है। ये इसके सच्चाई है। तो लाल नारंगी होगा या पीला नारंगी होगा, पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसका प्रयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है या नहीं किया जाता है, देखने वाली बात है। तो देखिए, एक्वारेजिया दरअसल जो होता है इसको हम लोग ना किंग्स वाटर कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका जो अर्थ होता है वो किंग्स वाटर होता है। किंग्स वाटर कुछ बड़ा काम करेगा तो सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए ये प्रयोग में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, तो याद रखिएगा, सारी बातें महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा जो है युग्मों पे है। कहा जा रहा है कि भाई नीचे सूची 1 है और सूची 2 है, सही सुमेलित करना है और आंसर निकालना है। हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि भाई ये बताओ कि जो अम्ल है उन अम्लों के सोर्सेज क्या है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, जैसे कि ग्लूटेमिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। अब प्राकृतिक सोर्स किसका क्या है, घास, दूध, लाल चींटी और गेहूं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर ग्लूटेमिक अम्ल की। ठीक है, अब ग्लूटेमिक अम्ल के लिए क्या सोर्स हो सकता है, घास, दूध, लाल चींटी या फिर गेहूं। तो देखिए, इसका जो सोर्स होता है वो होता है गेहूं। हमें जो ग्लूटेमिक अम्ल होता है वो प्राकृतिक रूप से गेहूं से मिल जाता है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मिक अम्ल के लिए क्या रहेगा जी। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल की जो कहानी होती है वो इस प्रकार से होती है कि वो कहाँ से मिलेगा, घास से, दूध से या लाल चींटी से। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल हम लोग को लाल चींटी से मिल जाता है। बहुत सारे लोग इसीलिए लाल चींटी खाना पसंद करते हैं, लाल चींटी की चटनी वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ चलती है। ठीक है, तो बी के लिए 3 हो जाएगा आंसर। हम लोग कोशिश करें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर निकलना हो तो। जैसे कि ए के लिए 4 यहाँ दे रखा है, बी के लिए 3 दे रखा है। ठीक है, लेकिन सेम ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ए के लिए 4 और बी के लिए 3। तो अभी एक का आंसर और निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि क्या सच्चाई है। तो जैसे कि बेंजोइक अम्ल है, क्या होगा, घास या दूध। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो हमें मिलता है घास से। और लैक्टिक अम्ल बहुत ईजी है, लैक्टिक के बारे में सबको पता है कि लैक्टिक कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिल जाता है। ठीक है, तो 4-3, 1-2 है हमारे प्रश्न का उत्तर। अगर लैक्टिक अम्ल भी जानते हो तो भी देखो कितना इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही है ऐसा हमारे पास में जहां पर डी के लिए 2 लिखा गया है, बाकी कहीं पे भी डी के लिए 2 नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ सी जो होगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। बाकी आप लोग चीज़ों को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि बेंजोइक कहाँ से मिलता है, तो अम्ल, बेंजोइक अम्ल जो होता है ये हमें घास, पत्ते और मूत्र में मिलता है। फॉर्मिक अम्ल बताया लाल चींटी से। एसिडिक अम्ल कहाँ मिलेगा, फलों के रस से मिल जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल से मिलता है, सिट्रिक होते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में, ऐसा बताया। टार्ट्रिक कहाँ से मिलेगा, इमली में मिल जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो हमें मिल जाएगा सारिल के वृक्ष के अंदर से। तो इस प्रकार की कहानी जनरली इसमें रहती है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि लाइपेज एंजाइम का स्रोत क्या है, आपको ये बताना। लाइपेज एंजाइम यकृत में बनता है, हृदय में बनता है, या फिर गुर्दे से, या फिर अग्नाशय से, कहाँ से। तो देखिए, जनरली हम लोग जब चीजों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा अग्नाशय, डी।
डी क्यों होगा? तो देखिए इसके लिए हमें पहले ना अग्नाशय का सिस्टम समझना होगा। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग कहते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ हम लोग उसमें ये भी चीज देखते हैं कि इसके अंदर अग्नाशयी रस रिलीज होता है। कहाँ से होता है? एनिसर कोशिकाओं से होता है। अब जब एनिसर कोशिकाओं से अग्नाशय रस रिलीज होता है तो अग्नाशय रस के अंदर 5 एंजाइम दिखने को मिलते हैं। अब जो 5 एंजाइम इसके अंदर देखने को मिलते हैं उनमें जो शामिल होता है उनमें लाइपेज एंजाइम भी शामिल होता है। लाइपेज एंजाइम के अलावा हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि इसमें अमाइलेज, इसके अलावा ट्रिप्सिन, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्सिडेज, इसके अलावा माल्टोज, ये 5 जो हम लोगों का ग्रुप होता है ये पांचों का पांचों ही हमें देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं अग्नाशयी रस। चीजें क्लियर है सभी को? तो कहाँ पे रहता है? अग्नाशय से ये रिलीज होता है अग्नाशयी रस के रूप में, और अग्नाशयी रस के रूप में 5 एंजाइम देखने को मिलते हैं। कहानी क्लियर है सभी को? बढ़िया। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर डी आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न में कहा गया है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में, अगर खाओगे तो कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी बेरी, बेंगा, रतौंधी या फिर वर्णांधता? क्या हो सकता है इसमें से? देखने वाली चीज है। तो देखिए जब हम लोग कभी भी पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं ना, तो पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है। किसकी? विटामिन B1 की कमी होती है। ठीक है। अब जब विटामिन B1 की कमी होगी तो इससे क्या होता है? विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी, बेंदा, रतौनी या वर्णांधता? तो देखिए विटामिन B1 की कमी होने से हमें ना बेरी बेरी हो जाएगा। पॉलिश के थ्रू ये चीजें मेंटेन करता है। ठीक है। क्योंकि जब कभी पॉलिश किए हुए चावल खाओगे इसमें थायमीन होगा। थायमीन जब शरीर में जाएगा तो विटामिन B1 को कम करेगा, विटामिन B1 को कम करेगा तो ऐसी स्थिति में बेरी बेरी रोग होगा। विटामिन B1 मतलब थायमीन। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। ये सच्चाई होती है। ठीक है। चीजें क्लियर है? बढ़िया। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो जो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन है क्या, ये बताना है। तो इंसुलिन के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। क्या है एक्चुअल में ये? तो देखिए जब कभी भी किसी व्यक्ति को जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसके मामले में इंसुलिन आपको सुनने को मिलता है बार बार कि भाई डायबिटीज है तो व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन लगाया गया, ऐसी चीजें सामने आती है। तो ऐसे कहानी होती क्या? दरअसल जो इंसुलिन का मामला होता है, इंसुलिन जनरली ना हमारे शरीर में बनता है जो जनरली शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। अब क्या होता है जब इंसुलिन की कमी शरीर में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शरीर में फिर बाहर से इंसुलिन को डाला जाता है। तो इंसुलिन का जो जनरेशन होता है, जो बनने का काम होता है, ये बनता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के अंदर। ये वहां बनने का काम करता है और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है। इसको प्रोटीन श्रृंखला या फिर पेप्टाइड हार्मोन के रूप में जाना जाता है जनरली। तो ये इस प्रकार से भूमिका निभाता है, जस्ता धातु इसमें उपस्थित होती है। अब क्या बताया आपको मैंने कि इंसुलिन कब दिया जाएगा? जब ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने के जनरली बाहर से दिया जाता है, वैसे शरीर में बनता है। ठीक है। तो क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। आपको बताया ना, प्रोटीन श्रृंखला या फिर इसको पेप्टाइड हार्मोन के रूप में जाना जाता है। चीजें क्लियर है? बढ़िया। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। और वहीं इसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर लेवल जो है वो घट जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोग्लासीमिया कहा जाएगा उसको। चीजें क्लियर है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार से प्रोटीन है जो शरीर के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। चीजें क्लियर है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा संबंधित है किससे? लोकल एरिया नेटवर्क से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एटीएम जो होता है वो काफी बड़े सिस्टम पे काम करता है, काफी सारी चीजों को संभालता है, और सभी एटीएम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क से मर्ज होते हैं। तो ये जो नेटवर्क इसमें प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN इसको कहा जाता है, क्योंकि काफी बड़े स्तर पे काम करता है। पूरा शहर, पूरा देश या पूरा का पूरा महादेश इसमें कनेक्टेड होता है और इसी प्रकार से काम भी कर रहा होता है। तो एटीएम इसी के तहत ही जुड़ा होता है। ठीक है। तो एटीएम वाइड एरिया नेटवर्क जुड़ा होता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है वो सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है भाई, ये बताना है। कंप्यूटर सभी यूज करते हो ना? अगर आंसर पता है तो पहले कमेंट जरूर करना। तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस होता है उसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट ऑटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इंपोर्टेड रिकॉर्ड यूजर सॉर, और वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब सही उत्तर क्या है हमारे लिए? तो देखिए जो वायरस होता है कंप्यूटर में उसको जनरली कहा जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जब कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आता है तो हम लोग जनरली वायरस वायरस कहते हैं, फुल फॉर्म नहीं पता होती ना, लेकिन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज आपको याद रखना है आगे हमेशा के लिए। और अगर कभी भी कंप्यूटर में ये आएगा तो अन्य जितने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होंगे तो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, उनके काम को रोक टोक करता है और साथ साथ उनको बदल भी देता है, ये ऐसे हरकतें करता है। तो काफ़ी बेकार माना जाता है, सिस्टम को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है हमें हमेशा वायरस से। पर प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो बस इसी के साथ हमारे जो प्रश्न थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें आज बात करनी थी वो सारी बात हो गई है कंप्लीट। तो ऐसे ही बातचीत करेंगे आने वाले और प्रश्नों में, आने वाली और वीडियोस के अंदर, ऐसे ही कुछ खास प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका काम है। लाइक जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिएगा। बाकी की बात होगी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।